सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं सोनू सर आज आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नए कंटेंट के साथ में। दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं आपके लिए आर्मी क्लर्क के बेस्ट ऑफ द बेस्ट पेपर लेकर आऊँगा, और ये वही चीज़ है आपके सामने जो प्रेजेंट है। मैंने आपसे बोला था कि मैं आपके लिए बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे पेपर लेकर आऊँगा, तो ये आपका जो एग्ज़ाम का बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न है, जिसमें मैंने सारी चीज़ें इंक्लूड की हैं। जो जो लास्ट चेंजेस हुए थे, सारे के सारे चेंजेस उसके अंदर इंक्लूड हैं। और अगर आप ये जो सीरीज़ है, जो सेट की जो पूरी सीरीज़ है, इसमें करीब 20 से लेकर 25 सेट होने वाले हैं। अगर आप इनको भी लगा लेते हो ना, तो इंग्लिश के अंदर आपके करीब 18 प्लस मार्क्स कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि इसी के ही कंसेप्ट बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसा आर्मी क्लर्क पिछले 15 साल से रिपीट करता आया है, मेरी कोशिश यही है कि मैंने वही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड किए हैं। और ये जो सीरीज़ है, अगर इसको करने का मतलब ये है कि ये आपका 100% सिलेक्शन की श्योरिटी दे देता है आपको, अगर आपको अच्छे से तैयार है तो। अगर आपने तैयार नहीं किया है तो फिर दिक्कत रहेगी आपके लिए। रोजाना रात को 9 बजे हम आपसे मिलते हैं, ठीक है? तो बिना समय गवाए मैं अपने वीडियो को शुरू करता हूँ। ये रहा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, पहला जो आता है पैसेज आता है, और पैसेज पे चर्चा कर लेते हैं। द ब्यूटी ऑफ जापानीज लैंडस्केप इज दैट कन्वे द फिलोसफिकल मैसेज दो ईच फीचर। देखिए, जापानीज के जो लैंडस्केप है, लैंडस्केप का मतलब होता है धरातल है। जापानी लोगों का जो धरातल है, जहाँ पर वो निवास करते हैं, वहाँ का एक फिजियोलॉजिकल एक मैसेज भी है। वहाँ पर क्या है, एक मैसेज भी है। कैसा मैसेज है, समझिए। द यूज ऑफ कर्विंग पाथ रादर देन द स्ट्रेट लाइन। वो जितने भी पाथ होते हैं उनके कैसे होते हैं, कर्व होते हैं, इस तरीके से होते हैं, स्ट्रेट लाइन में नहीं जाते हैं वो लोग। और फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, दिस फीचर स्प्रिंग from the belief that the evil travel in a straight line and the good forces tend to wander। उनका ये मानना है कि जो बुरी ताकतें होती हैं वो क्या करती हैं, सीधी लाइन में जाती हैं, लेकिन जो अच्छी ताकतें होती हैं वो क्या करती हैं, ऐसे ट्रेवल करके जाती हैं, वांडर करते हुए जाती हैं, घूमते हुए जाती हैं। देन ऑड नंबर ऑफ द प्लांट्स आर यूज्ड इन दीज गार्डन बिकॉज दीज नंबर्स आर कंसिडर ऑस्पिशियस। अब देखिए, एक होता है इवन नंबर और एक होते हैं ऑड नंबर। अभी क्या वो करते हैं, वो लोग ऑड नंबर का यूज करते हैं, इवन नंबर का वो लोग यूज करते ही नहीं है। कारण ये है कि सम संख्या का वो क्या करते हैं, विषम संख्या का यूज करते हैं। उनका ये मानना है कि विषम संख्या क्या होती है, एक अच्छी संख्या होती है। जैसे अपने यहाँ पर कभी भी 11 रुपये, 101 रुपये, 51 रुपये, हम हमेशा क्या करते हैं, 1 रुपया प्लस करके देते हैं। तो हम हमेशा कैसा नंबर देते हैं, हम लोग ऑड नंबर देते हैं हमेशा। फिर देखिए, इवन द प्लांट्स यूज्ड एज सिंबॉलिक। कई सारे प्लांट्स का भी यूज कैसे किया जाता है, सिंबल के रूप में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, साइप्रस प्रेजेंट द लॉन्गेटिविटी एंड द बैम्बू सिंबलाइज द एबंडेंस। देखिए, सिप्रस का जो पेड़ होता है वो क्या करता है, लॉन्गेटिविटी यानी कि एक लंबी उम्र को दर्शाता है। और जबकि बैम्बू किसको दर्शाता है, एबेंडेंस को। यानी बांस का पेड़ जो होता है वो किसको दर्शाता है, एबेंडेंस। एबेंडेंस का मतलब होता है समृद्धि। सेज द साधना राय चौधरी। ये किसने कहा, साधना राय चौधरी ने कहा। इन जापान, जापान में नेचर इज सेड टू बी सो क्लोजली इंटरविन विद द ह्यूमन लाइफ। जापान में जो नेचर है उसको क्या माना जाता है, ह्यूमन लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरविन माना जाता है, बहुत ज़्यादा घुला मिला माना जाता है। दैट पेरेंट्स एक्चुअली प्लांट्स अ सैपलिंग इन द गार्डन। देखिए, पेरेंट्स क्या करते हैं, प्लांट एक पौधा लगाते हैं गार्डन के अंदर। व्हेन अ चाइल्ड बोर्न इन द फैमिली, जब परिवार में एक बच्चा जन्म लेता है तो वो क्या करते हैं, एक पौधा लगा देते हैं। लेटिंग द ग्रो द चाइल्ड द चिल्ड लेटिंग द ग्रो द चिल्ड्रन को इंसाइड विद द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। और जैसे जैसे पेड़ बढ़ता है उसी हिसाब से बच्चे की उम्र भी बढ़ती जाती है। तो एक अच्छी पहल है, जब भी बच्चा कोई जन्म लेगा तो हम पौधा लगा देंगे, है ना। और हमारे भारत में तो भैया प्रतिदिन लाखों बच्चे जन्म लेते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए भैया, लाखों पेड़ लग जाएंगे अपने भारत के अंदर, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन करे कौन, ठीक है। दे प्रेफर कर्विंग पैथ। वो क्यों ऐसे सर्पीले कर्व वाले पैथ का यूज करते हैं, बताइए। ऐसे कर्व पैथ का क्यों यूज करते हैं वो लोग। दे आर इनऑस्पिशियस। क्या ये अशुभ है, नहीं। दे कैन वॉक इजीली। आसानी से चल सकते हैं, नहीं। दे स्टम्बल ओवर द स्ट्रेट वंस। क्या वो सीधी लाइनों पे चलते समय गिर जाते हैं, नहीं। गुड स्पिरिट्स वॉक्स ऑन देम। जो अच्छी आत्माएं होती हैं वो उस पर सफर करती है। देखिए, कभी भी अगर आपको कोई सफलता मिलेगी तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उल्टे सीधे थोड़े से पैथ पे चलना पड़ेगा। एबेंडेंस का मतलब क्या होता है, कोई चीज बहुत ज्यादा अधिक है, प्रचुर मात्रा में है या अधिक है।
ठीक है, तो लॉन्ग लाइफ, लंबे जीवन के लिए, हैप्पीनेस, खुशी के लिए। प्लेंटी का मतलब क्या होता है, बहुत अधिक होना, यही इसका आंसर है। और परमानेंट का मतलब होता है हमारे पास में स्थायी। देखिए, जापानीज पेरेंट्स प्लांट अ सैपलिंग एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। जापान के लोग एक पौधा लगाते हैं बच्चे के जन्म के समय। क्यों लगाते हैं? इट इज ऑस्पिशियस टू प्लांट अ सैपलिंग। क्या पौधा लगाना शुभ काम होता है? हाँ भाई, चलो ये होने की संभावना है, थोड़ा सा और देखते हैं। इट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ चाइल्ड। यहाँ पर एक लाइन आई थी, देखो बहुत ध्यान से देखिए। जब वो पौधा लगाते हैं, एक्चुअली अ प्लांट ऑफ द सैपलिंग देयर गार्डन व्हेन द चाइल्ड बॉर्न, ठीक है, जब बच्चा जन्म लेता है तो वो एक पौधा लगाते हैं, लेटिंग द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड कोइंसाइड विद द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो बच्चे की जो ग्रोथ है वो प्लांट की ग्रोथ के समान मानते हैं। तो यही इसका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। बाकी तो इट गिव्स लॉन्गेटिविटी टू द चाइल्ड, बच्चों को लंबी उम्र देता है, ये वाला पॉइंट भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। इट गिव्स द हैप्पीनेस टू चाइल्ड, ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो पढ़ता हूं मैं आगे की तरफ। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द जापानीज आर, पैसेज के अनुसार जापानीज कौन, जापानीज लोग क्या करते हैं बताइए, किस तरह के लोग हैं? क्या वो सुपरस्टिशियस हैं, क्या अंधविश्वास हैं? नहीं। फिलोसॉफिकल, ये भी नहीं। लवर्स ऑफ नेचर, इससे हमको एक चीज समझ में आती है कि वो प्रकृति से बहुत प्रेम करते हैं। लवर्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ये भी नहीं होगा। चलिए बढ़ते आगे की तरफ। द जापानीज पैथवे टेंड्स टू बी, जापान के जो लोगों का रास्ता है वो कैसा होता है बताइए? क्या सिंबॉलिक है, क्या ब्यूटीफुल है? नहीं। क्या बताया गया? कर्व, यानी ऐसे कर्व आ रहे हैं उसके अंदर, और या फिर इस तरीके से जा रहा है वो, स्ट्रेट तो होता ही नहीं है, ये तो कैंसिल ही कर दिया। चलिए, तो अब मैं नेक्स्ट पैसेज पर आता हूँ। अ recent investigation of by the scientist at the USA Geological Survey shows that the strange animal behavior might help predict future earthquake। देखिए, एक रीसेंट इन्वेस्टिगेशन हुई थी अभी, एक वर्तमान में अभी एक साइंटिस्टों के द्वारा एक जांच पड़ताल की गई थी। तो वो कहाँ के साइंटिस्ट थे? यूएसए के थे, जियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट के थे। उन्होंने ये बताया कि जानवर क्या करते हैं, अजनबियों जैसा व्यवहार करते हैं। कब करते हैं? जब कोई अर्थक्वेक आने वाला हो, यानी भूकंप आने वाला हो, भूकंप के आने से पहले क्या करेंगे? वो अजीब सा व्यवहार करते हैं। इन्वेस्टिगेटर फाउंड सच ऑकरेंस इन अ 10 किलोमीटर रेडियस ऑफ द एपिसेंटर फेयरली रिसेंट अर्थक्वेक। जैसे मान लीजिए ये भूकंप का केंद्र है, तो यहाँ से, इस केंद्र से करीब 10 किलोमीटर के दायरे में, भूकंप आने से पहले 10 किलोमीटर के दायरे में वो लोग पता कर लेते हैं कि कहाँ पर भूकंप की स्थिति है। सम बर्ड स्क्रीच्ड, कुछ पक्षी उल्टा सीधा चिल्लाने लगते हैं। फ्लू अबाउट वाइडली, उल्टा सीधा जंगलियों की तरह वो उड़ने लगते हैं। डॉग येल्प, कुत्ते भौंकते हैं। एंड रैन अनकंट्रोलेबली, कुत्ते भौंकते हैं और इधर उधर क्या करते हैं? भागते हैं। Scientists believe that the animal can provide perceive these environmental changes as early as several days before the mishap। वैज्ञानिकों का मानना है कि जो जो पशु होते हैं इस घटना के बारे में, जैसे भूकंप आने वाला है, भूकंप की घटना के बारे में उनको कई दिन पहले पता चल जाता है। इन 1976 1976 में, आफ्टर ऑब्जर्विंग द एनिमल बिहेवियर, एनिमल के बिहेवियर को जांच करने के बाद में, द चाइनीज वर एबल टू प्रेडिक्ट अ डिवास्टिंग अर्थक्वेक। तो चाइना के लोगों ने 1976 में जानवर के व्यवहार को पढ़कर ये पता किया कि कहाँ पर अर्थक्वेक आने वाला है। ऑल्दो हंड्रेड्स ऑफ द थाउजेंड ऑफ द पीपल वर किल्ड, हालांकि हजारों हजारों और सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए। द गवर्नमेंट वर एबल टू इवैक्यूएट, इवैक्यूएट का मतलब होता है निकालना, परिस्थिति में फंस गए वहां से निकाल के लाना। एविकेट मिलियंस ऑफ अदर एंड दस कीप द डेथ टोल एट लोअर रेट। लेकिन फिर भी वहां पर देखा जाए, हजारों लोग तो मारे गए, लेकिन सरकार ने लाखों लोगों को वहां से, मिलियंस करोड़ों लोगों को वहां से निकाल लिया था उन्होंने। ठीक है, चलिए तो शुरू हो जाइए, क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। इफ साइंटिस्ट कैन एक्यूरेटली प्रेडिक्ट अर्थक्वेक देयर विल बी। देखिए, अगर वैज्ञानिकों को बिल्कुल सटीक जानकारी मिल जाए भूकंप की, तो क्या कर सकते हैं बताइए? कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? फ्यूअर एनिमल गोइंग क्रेजी, कुछ जानवर पागल हो जाते हैं, नहीं। अ लोअर डेथ रेट, अगर पता चल जाएगा तो डेथ रेट लोअर हो जाएगी। चलिए 1 मिनट देखता हूँ। फ्यू पीपल एविकेटेड, केवल कुछ ही लोगों को निकाला जाएगा। फ्यूअर एनिमल एनवायरमेंट चेंज, देखिए ये नहीं, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एक चीज क्लियर हो गई है कि वो क्या हो गया, मृत्यु दर को कम कर देता है।
जैसे वैज्ञानिकों को पता चला कि भैया यहाँ पर भूकंप आने वाला है तो मृत्यु दर हो गई कम। फिर क्या हो गया बताइए, यहाँ पर क्या हो गई, जो डेथ रेट थी वो क्या हो गई, कम हो गई ना। तो यहाँ पर ही अपनी ये कंसेप्ट है अपना, यहीं पर ही आ रहा है क्लियरली, ये ध्यान रखें आपको। ठीक है, ये जो लास्ट वाला कंसेप्ट है इसी से हमको क्लियर पता चल रहा है, लास्ट वाली लाइन में ही ये क्लियरली मेंशन है। ठीक, यहाँ पर देखो डेथ टोल रेट वाला। अब आगे बढ़ता हूं मैं अगले की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 पर आता हूं। व्हाट प्रेडिक्शन मे बी मेड बाय द ऑब्जर्विंग एनिमल बिहेवियर। एनिमल के बिहेवियर को पढ़कर हम किस तरह की भविष्यवाणी कर सकते हैं बताइए। एन इम्पेंडिंग अर्थक्वेक, अटल, इम्पेंडिंग का मतलब क्या था, अटल, जो अर्थक्वेक आने वाला है, क्या हम उसकी जानकारी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। थोड़ा सा होल्ड करेंगे, बाकी आंसर्स भी देखेंगे। द नंबर ऑफ पीपल हु विल डाई, क्या हम पता कर सकते हैं कितने लोग मरेंगे, ये तो नहीं कर सकते पता। 10 किलोमीटर रेडियस ऑफ द एपी सेंटर, और 10 किलोमीटर के रेडियस में हमको पता चल जाता है, बिल्कुल जानवर पता कर सकते हैं। इकोलॉजिकल कंडीशन, क्या इकोलॉजिकल कंडीशंस के बारे में पता चलेगा, नहीं। देखिए 10 किलोमीटर के रेडियस में पता तो चल जाता है, लेकिन क्या पता चलता है हमको, अर्थक्वेक के बारे में पता चलता है। तो ऑप्शन ए ज्यादा सटीक आंसर है, थर्ड वाला नहीं है। थर्ड वाले में बस ये बताया 10 किलोमीटर के रेडियस में अर्थक्वेक है, बस ये नहीं बताया कि भाई हम उसको जो है किस चीज की जानकारी निकाल सकते हैं अर्थक्वेक की। हाउ कैन एनिमल परसीव दीज चेंजेस व्हेन ह्यूमन बीइंग कैन नॉट, जानवर कैसे पता कर लेते हैं कि भूकंप आने वाला है जबकि मनुष्य नहीं पता कर पाते बताइए। एनिमल आर स्मार्टर देन ह्यूमन बीइंग, जानवर मानव से ज्यादा स्मार्ट होते हैं, ये वाली घटना तो अभी बताई नहीं है। एनिमल हैव सर्टेन इंस्टिंक्ट्स दैट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव पोजेस, ये सही बात है कि देखिए जानवरों के पास में क्या होता है, एक सिक्स सेंस होता है। सिक्स सेंस का मतलब क्या होता है, उनके पास में कुछ ऐसी इंद्रियां होती हैं जो भविष्य के बारे में जानकारी निकाल लेती हैं, यानी कि प्रकृति से जुड़ी हुई होती हैं। जानवर क्या प्रकृति से ज्यादा जुड़े हुए हैं, हम तो मानव हो गए हैं, दानव बन गए हैं हम का प्रकृति से ज्यादा जुड़े हैं, हम तो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, हम तो 5G में खुश हैं। और 5G की वजह से ना जाने कितने पक्षी मारे जा रहे हैं, कितने सारे बर्ड्स मारे जा रहे हैं, है ना। लेकिन फिर भी हमको 5G यूज करना है, हमको बहुत आगे जाना है। ठीक है, बाय रनिंग राउंड द हाउस, घर के चारों तरफ घूमना, दे फील वाइब्रेशन, नहीं ऐसा कुछ नहीं। ह्यूमन बीइंग डू नॉट नो वेयर टू लुक, ह्यूमन बीइंग्स को पता नहीं होता कहाँ देखना है, ये नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। सम बर्ड्स मे बी एबल टू सेंस अप्रोचिंग द अर्थक्वेक, कुछ बर्ड्स को अर्थक्वेक के बारे में पता चल जाता है। हाँ ये बात तो सही है यार, पता पड़ जाता है। बाय ऑब्जर्विंग एनिमल बिहेवियर साइंटिस्ट परहैप कैन प्रेडिक्ट द अर्थक्वेक, जानवरों का व्यवहार पढ़ के साइंटिस्ट को पता चल जाता है कि उनका कैसा व्यवहार है। चाइनीज फेल्ड टू प्रेडिक्ट द अर्थक्वेक, भैया ये बात तो नहीं है, वो फेल तो हुए नहीं थे। अच्छा हमको कौन सी कहानी बतानी है, इट इज नॉट ट्रू, जो सही नहीं हो। तो देखो ये पॉजिटिव है, ये तो ट्रू है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी ट्रू है, ये नेगेटिव है, ये ट्रू नहीं है। ऑल बर्ड्स एंड डॉग 10 किलोमीटर रेंज वेंट वाइल्ड बिफोर द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक से आने से पहले 10 किलोमीटर के रेडियस में लोग बच्चे ये डॉग वगैरह पागल हो जाते हैं, ये भी बात सही है। तो हमको कौन सी निकालनी थी जो बात गलत हो, जो सही नहीं हो, तो थर्ड वाली है जो बात गलत है। चाइनीज लोगों को पता चल गया था कि भाई यहाँ पे अर्थक्वेक आने वाला, उन्होंने जानवरों को स्टडी कर लिया था। इन द पैसेज वर्ड इवैक्यूएट, इवैक्यूएट का मतलब क्या होता है वो देखेंगे। इवैक्यूएट का मतलब होता है किसी को मुक्त दुख या मुसीबत से निकाल लेना या वहां से हटा देना। तो देखिए एक्सपेल का मतलब क्या होता है, बाहर फेंक देना। एक्सपेल का मतलब होता है धकेलना या बाहर फेंकना। ठीक है, और डेस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है, नष्ट कर देना। डिवास्ट एक वर्ड आया था इसमें, बार बार वर्ड आ रहा था डिवास्ट। एग्जाइल का मतलब क्या होता है, किसी को देश निकाला दे देना, जैसे वनवास दे देना, भगवान राम को वनवास दे दिया था तो एग्जाइल था। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा, रिमूव, रिमूव का मतलब होता है हटाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्पॉटिंग एरर पर चर्चा करते हैं। मैनी अ बॉय हैव नॉट डन देयर होमवर्क, देखो कभी भी मैनी आ जाए और मैनी के साथ में ए आर्टिकल आ जाए तो सब कुछ सिंगुलर हो जाता है। देखो बॉय भी सिंगुलर है, या वर्ब कैसी है, प्लूरल है। वर्ब को भी करिए भैया सिंगुलर हैज। वैसे मैनी के साथ में अगर ए नहीं आता तो सब कुछ प्लूरल रहता, लेकिन मैनी के साथ में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो सब कुछ सिंगुलर हो जाएगा। क्वेश्चन 19 पर आते हैं। वर्क हार्ड लेस्ट यू विल फेल, मेहनत करो नहीं तो आप असफल हो जाओगे। तो भैया ध्यान से सुनिए, लेस्ट के साथ में क्या आता है,
शुड आता है, याद कर लीजिए, कंजंक्शन का पार्ट आ गया, लेस्ट के साथ में क्या आएगा, शुड आएगा। भैया इसको याद कर लीजिए, ये तो बिल्कुल नोवेल में से एक लाइन ले रखी है, अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, है ना। ये हर जो सुंदरता हमेशा आपके लिए मनमोहक होती है। तो थिंग में किसकी आवाज आ रही है, था की आवाज आ रही है, और मैं कई बार बता चुका हूं, अगर का से लेके ज्ञा तक आए तो आपको किसका यूज करना चाहिए, ए का। तो था आ रहा है थिंग में, इसलिए आप ए का यूज करेंगे। फिलहाल आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ता हूँ आगे की तरफ। नेक्स्ट अगेन आपके पास में आर्टिकल पूछा गया है, डैश लर्निंग इज डेंजरस थिंग, रट लीजिए भैया, अल्प ज्ञान खतरनाक होता है, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। कभी कभी यहाँ नॉलेज लिख कर आ जाता है, यहाँ पे लर्निंग लिख कर आ गया। लिटिल में किसकी आवाज आ रही है, ला की आवाज आ रही है, तो का से लेके ज्ञा तक आ रहा है, आप ए का यूज करेंगे। ठीक है, दोनों ही सिंपल आ गए और दोनों ही ऐसे सेंटेंस है जो कहावतों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चाहे आप रट लीजिए इनको, वैसे रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया। भैया डिस्क्रिमिनेशन के साथ में कौन सा फिक्स्ड प्रपोजिशन आता है, बस ये बता दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा, आपको पूरा भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेट डैश एनी फॉर्म शुड बी अवॉइडेड, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव अवॉइड किया जाना चाहिए, तो आंसर लगेगा ऑप्शन डी। हो गया। 16 पर आ जाइए, दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश डैश 5 years, वो 5 वर्षों से अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो देखो जब भी कभी काउंटिंग आ जाती है, हैज हैव बीन के साथ में कभी भी काउंटिंग आए तो आप किसका यूज करोगे, फॉर का यूज करोगे। अगर काउंटिंग नहीं आती तो सिंस का यूज करते। ठीक है, लेकिन काउंटिंग आ रही है तो फॉर का यूज करेंगे। 17 पर आ जाइए बेटा, रीअरेंजमेंट दिया गया है, सेंटेंस को रीअरेंजमेंट करना है। मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए अगर आप ये जो पेपर सेट में करवा रहा हूं, अगर आप इसको ईमानदारी से कर रहे हैं तो मैं लिख कर दे रहा हूं कि आपका पेपर बिल्कुल नहीं रुकने वाला है। गारंटी है कि आपका एग्जाम क्रैक होगा, क्योंकि मैं इसके अंदर उस तरह के कंटेंट लेकर आ रहा हूं जो एग्जाम की डिमांड है, जिस पैटर्न पे उन्होंने दिया है। देखिए मैं भविष्य वक्ता तो हूं नहीं हूं, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। एज ए टीचर मैं केवल एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूं कि आर्मी क्लर्क ने अभी तक 2019, 20, 21 तक वो पूरा सब कुछ सेम रहा था। वो 22 सत्र आ गया, 23 सत्र आ गया, तब से उन्होंने क्या किया, चीजों को बदलना शुरू कर। 22 में भी सेम था आई थिंक, हाँ 23 से चेंज हुआ। 2023 और 24 से उन्होंने क्या कर दिया, इसके अंदर चेंजेस लाना चालू कर दिए। अच्छा, जिस तरह के वो चेंजेस लेकर आए हैं वो सारे के सारे चेंजेस मैंने इसके अंदर डाले, और उनका एक नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है वो भी चीज मैंने इसके अंदर इंक्लूड की है। तो कोशिश मेरी ये है कि आपको वो कंटेंट मैं प्रोवाइड करूं जो एग्जाम के अंदर आता है, फालतू का कंटेंट प्रोवाइड ना करूं, है ना। आप पेपर देने के बाद में, इस पेपर सेट को सॉल्व करने के बाद में मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि कितने आपके मार्क्स बने। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, रिलेटेड पीडीएफ चाहिए कि सर मेरे को वोकैबुलरी का पीडीएफ दे दीजिए, सर मेरे को जो है ये जो सॉल्व करवा रहे हैं आप इसका पीडीएफ शेयर कर दीजिए, तो आप सीधा मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पर मैंने सारी चीज़ें दी हुई हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक पर जाइए, क्लिक करिए और सारे डेटा को कलेक्ट कर लीजिए। इवन अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं, डोंट वरी, टेंशन ना लें। अगर आप इतना भी आलस कर रहे हैं तो नंबर मेरा फ्लैश हो रहा है, व्हाट्सएप पर लिख के दीजिए कि सर मेरे को पीडीएफ चाहिए या कुछ भी चाहिए, वहां से ले लीजिए, है ना। तो करना पड़ेगा बेटा, पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े तो काम नहीं चल पाएगा भैया, पढ़ना तो पड़ेगा। चलिए तो बढ़ते हैं, इट विल बी बेटर। अच्छा, टू फ्यू एनरोल, ठीक है, टू प्रोवाइड इक्वलिटी एजुकेशन, अच्छा, आउट ऑफ द ग्रेजुएट इन मासेस एंड चर्न देम। अच्छा देखो इसमें कुछ कुछ वर्ड सुनिए, ग्रुप बनाएंगे इसमें, कैसे बनेगा, देखो बेटर के साथ में या तो देन आता है, बेटर अगर कंपैरेटिव डिग्री है तो या तो इसके बाद में आता है देन। तो यहाँ पे कोई देन दिखाई दे रहा है क्या, बताओ, आपको कोई देन दिख रहा है, मेरे हिसाब से तो इसमें THAN देन नहीं आ रहा है। ठीक है, अच्छा तो देन को हटाकर आ क्या सकता है, देन को हटाकर टी और टू आ सकता है कुछ कंडीशंस में, और टू के बाद में आनी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पहला पॉइंट तो ये याद रखिए। दूसरा पॉइंट, इसमें एक वर्ड आ रहा है चर्न, चर्न के बाद में हमेशा एक प्रपोजिशन यूज किया जाता है आउट, तो ये दो वैल्यू मिल रही। तो मैं शुरू करने वाला हूं, बेटर आ गया,
बेटर के बाद में चाहिए TO2 और वर्क की फर्स्ट फॉर्म। किस में आ रहा है, देखो टू तो आ रहा है लेकिन ऑफ यू वर्क की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, तो ये तो हो गया कैंसर। टू आ रहा है, टू के बाद में प्रोवाइड कौन सी फॉर्म है, वर्क की फर्स्ट फॉर्म है। यानी 100% ये बात क्लियर हो गई कि सेंटेंस किससे शुरू होने वाला है, क्यू से शुरू होने वाला है, क्यू से शुरू होने वाला है। इन दो को आप साइड कर दीजिए। तो पहला तो आपका हो गया क्यू। टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन। अब क्वालिटी एजुकेशन किसको प्रोवाइड करेंगे बताइए, क्वालिटी एजुकेशन टू फ्यू, टू अ फ्यू का मतलब हो गया कुछ लोगों को, एंड देन एनरोल देम। अच्छा, कुछ गड़बड़ हो रही है। अच्छा अच्छा, एक और चीज आपको देखो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया एक और चीज मिल गई कि एनरोल के साथ में क्या आता है, इन आता है। क्या आता है, एनरोल के बाद में इन आता है। तो इन कहां पर आ रहा है, एस वाले पार्ट में आ रहा है। तो ये आ गया इन मासेस एंड चर्न। चर्न के बाद में क्या आना चाहिए, आउट ढूंढो, देम आउट। आर किस में आ रहा है, कॉज आउट किस में आ रहा है, फोर्थ में। तो देखो सारी चीजें बनती हुई मिल रही हैं। बैटर के बाद में टू का यूज कर रहे हैं, तो ठीक है, टू ये आ गया। टू प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ, इट विल बी बेटर टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन। एजुकेशन, अब एजुकेशन किसको प्रोवाइड की जाएगी, लोगों को की जाएगी, टू अ फ्यू देन। तो देखिए यहाँ पर एक देन आ रहा है, लेकिन ये देन को हम लोगों ने TO2 के बाद में यूज किया है। देन एनरोल देम, एनरोल इन, एनरोल के साथ में इन आ गया, मासेस एंड चर्न आ देम आउट ऑफ ग्रेजुएट्स आफ्टर द परफेक्शनरी टीचिंग। तो मेरा जो आंसर होगा फाइनल ऑप्शन नंबर थर्ड मेरा सही आंसर निकलेगा, यही होना चाहिए QPSR। चलिए बढ़ता हूँ आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये भी PQR स्टोरी अरेंजमेंट है। इसको कैसे करना है तो इसको देखेंगे हम लोग। इसमें दिया हुआ है मेकिंग अवर सेल्फ, हमको बनाना है। क्या बनाना है हमको वो देख लेते हैं। मेकिंग अवर सेल्फ, अगर मैं मास्टर से देखूं, मेकिंग अवर सेल्फ मास्टर ऑफ अवर लैंग्वेज इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ ग्रोइंग इनटू। अच्छा ये ठीक है। अच्छा देखिए एक लाइन देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है। अच्छा इंपॉर्टेंट के साथ में कौन सा वर्ड सुना है आपने, इंपॉर्टेंट पार्ट सुना है आपने वर्ड, बिल्कुल सुना है सर। तो एस के बाद क्यू होना चाहिए, एस के बाद क्या होना चाहिए, क्यू होना चाहिए। अब ढूंढना चालू कर दीजिए कि एस के बाद में क्यू किस किस में है। तो एस के बाद क्यू अगर देखें तो पहले वाले में तो नहीं मिल रहा। अच्छा यहाँ पर एस के बाद में क्यू मिल रहा है, फोर्थ वाले में भी एस के बाद में क्यू मिल रहा है, और थर्ड वाले में भी एस के बाद में क्यू मिल रहा है। एक और जोड़ा देखना पड़ेगा। मेकिंग अवर सेल्फ, हम अपने आप को बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं, मास्टर्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा का, लैंग्वेज का मास्टर बनाना चाहते हैं, ऑफ अवर लैंग्वेज। तो पहले तो होना चाहिए आर। सेंटेंस की शुरुआत में क्या आना चाहिए, आर। यहाँ पे आर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। यहाँ पे आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। थर्ड वाले में आ रहा है, तो अब मैं इसको पढ़ देता हूँ। मेकिंग अवर सेल्फ मास्टर ऑफ अवर लैंग्वेज, अपने आप को भाषा का मास्टर बनाना, इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है, ऑफ ग्रोइंग इनटू फुल मैन और द वुमेनहुड, अपने आप को पूर्ण रूप से जो है पूर्ण तरक्की के लिए आपको अपनी भाषा का मास्टर बनना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। वर्ड है हमारे पास में टेमेरिटी। टेमेरिटी का मतलब क्या होता है, जो काफी ज्यादा ब्रेव हो, ब्रेव हो, बोल्ड हो, ब्रेव, बोल्ड, हीरोइक, वेलियंट, शिवलरस, ये सारे के सारे बहादुरी को दर्शाते हैं। स्टूपिडिटी का मतलब तो पता ही हो गया, मूर्खता हो जाएगा, फूल हो सकता है। शाइनेस का मतलब क्या होता है कि जो काफी ज्यादा शाई फील करता हो, है ना, जो मतलब शर्मीला टाइप का हो, या टिमिड भी कह सकते हैं आप इसको। फियरफुल का मतलब डरपोक होता है, तो आप इसको टिमिड बोल सकते हैं। दो मीनिंग निकलते हैं टिमिड के, शर्मीला भी निकलता है और डरपोक भी निकलता है। ऑडासिटी का मतलब होता है बहादुरी, तो यही आंसर है हमारा बहादुरी, या बहादुर कह सकते हैं। ऑडासिटी है तो बहादुरी हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा आंसर फाइनल हमारा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ता हूं आगे की तरफ। एंटोनिम्स आपको बताना है। वर्ड है किंडल। अच्छा किंडल का मतलब क्या होता है, सुलगना या भड़कना। भड़कना, आग का जो भड़कना होता है, आग का जो सुलगना होता है, वो क्या कहलाता है, किंडल कहलाता है। तो डिस्करेज का मतलब क्या होता है, किसी को डीमोटिवेट करना, डीमोटिवेट, ठीक है। एनिमी मतलब शत्रु, फो हो गया। डिटेस्ट का मतलब घृणा करना, यानी कि अभोर, हेट, डिसलाइक, ठीक है। स्मॉदर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को क्या करना होता है, शांत करना होता है, पेसिफाई करना होता है।
अगर जैसे आग लग रही है तो आग को बुझाने का काम करेंगे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई बात भड़क रही है तो बात को दबाने का काम करेंगे स्मॉदर, ऑप्शन ए। चलिए अब आ गया हमारे पास में ईडियम एंड फ्रेजेस और इसको जान लेते हैं। टू बी ऑल एट सी। ऑल एट सी का मतलब होता है कि जो बहुत ज्यादा क्या हो, कंफ्यूज हो, क्या हो, कंफ्यूजन में हो। जो अब फैमिली वॉयज, वॉयज का मतलब होता है समुद्री यात्रा, क्या परिवार के साथ में समुद्री यात्रा, बिल्कुल नहीं। लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड, जो काफी ज्यादा कंफ्यूजन में हो, वही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इन द मिडल ऑफ द ओशन, सागर में, बीचों बीच में, नहीं। अ स्ट्रिंग ऑफ आइलैंड, आइलैंड्स का एक समूह, बिल्कुल नहीं। चले तो बढ़ता हूँ आगे की तरफ। बेटा मैं आपको एक चीज याद दिला दूं, मैं रोजाना रात को 9 बजे मैं आपके लिए आर्मी क्लर्क का एक पेपर सेट लेकर आता हूँ। आप इस पेपर सेट को ही सॉल्व करते जाइए और गारंटी है कि आपका पेपर 101% क्रैक होगा। लगातार पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ में। और अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है हमारा वीडियो, अगर इतना सा भी पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि सर ने हमारे पेपर में एक क्वेश्चन की बढ़ोतरी की है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब आते हैं तो हमारा भी हिम्मत बढ़ती है कि भैया हम कुछ नया से नया कंटेंट आपके लिए लेकर आए। द फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड रूम, छोटे से कमरे में बंद होने का डर, तो क्या कहलाता है बताइए? एक्रोफोबिया कहलाता है? नहीं, ये तो हाइट को दर्शाता है। हाइट का अगर डर होगा, ऊंचाई का डर होगा, तो एक्रोफोबिया हो जाएगा। एगोरोफोबिया में क्या होता है? स्ट्रेंजर लोगों से, भीड़ का डर होता है। ये क्या होता है? क्राउड, भीड़ से डर लगता है इसमें। क्लस्ट्रोफोबिया में क्या होता है? कन्फाइंड रूम, एक कोई छोटा कमरा हो उसके अंदर बंद होने का डर होता है। जीनोफोबिया क्या होता है कि कोई अगर फॉरेनर है तो वो विदेशी से डर होने, विदेश वाले लोगों से डर लगता है इसको। ठीक है, अजनबियों से डर लगता है। अभी क्या चाहिए? छोटे कमरे में बंद होने का डर, ऑप्शन नंबर सी क्लस्ट्रोफोबिया, छोटे कमरे में बंद होने का डर। चलिए बढ़ता हूँ आगे की तरफ क्वेश्चन नंबर 23 पर। और 23 में स्पेलिंग एरर्स बतानी है। आर्ग्यूमेंट की स्पेलिंग गलत है, ये भी गलत है। अच्छा सी और डी में से कोई एक हो सकता है, जल्दी बताइए क्या आंसर टिक कर रहे हैं आप लोग। देखिए इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा, क्योंकि जब आर्ग्यूमेंट में एम ई एन टी जोड़ा जाता है तो ई का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, अरेस्ट द थीफ। तो भैया देखो ये कोई फॉर्मूला कहीं किसी बुक में तो नहीं बना हुआ, ये जो पहला वाला एक्टिव वाला फॉर्मूला मैं बना रहा हूँ ये किसी बुक में नहीं बना हुआ ना, लेकिन पैसिव वाला फॉर्मूला आपको देखने को मिल जाएगा। सिर्फ हम लंबे समय से पढ़ा रहे हैं इसलिए आपको एक आइडिया के तौर पर फॉर्मूला दे दिया। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जरा मैच करिए, मेन वर्ब आ रहा है अरेस्ट और ये आ रहा है थीफ। थीफ हो गया ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले क्या चाहिए? लेट, 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 बाकी दो को कैंसिल करो। उसके बाद में द थीफ आ गया। उसके बाद में क्या चाहिए? बी ई बी चाहिए, ये आ गया बी ई बी आ गया। यहाँ पर इज आ रहा है, कैंसिल करिए, बी ई बी और थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर? चलो बढ़ता हूँ आगे की तरफ क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ पर। शी सेड टू मी डू यू नो द वे, उसने मुझसे कहा कि तुम रास्ता जानते हो। तो भैया शुरू हो जाइए। मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, कभी भी क्वेश्चन मार्क आए तो गारंटेड आप किसका यूज करेंगे? इफ का यूज करेंगे। और इफ के बाद में हमेशा एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। बस इतना सा ही कंसेप्ट आप तरीका लगाइए। सेट टू क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, पूछने वाली बात है, इसलिए आस्क्ड आएगा, आस्क्ड आएगा, आस्क्ड आएगा। ठीक है, क्या आ गया इसके अंदर? आस्क्ड आ गया। तो अभी देख लीजिए यहाँ पर टोल्ड नहीं आना चाहिए, टोल्ड को कैंसिल करो। मी आ रहा है, इफ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे दैट आ रहा है, दैट को कैंसिल करिए। मैंने अभी बोला इफ आना चाहिए, तो ये भी कैंसिल करिए। देखिए फर्स्ट ही हमारे पास में बोला इफ आई, जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो किसमें बदलती है? सेकंड फॉर्म में, न्यू द वे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर फाइनल आंसर। क्लियर? तो जवानों आई होप आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दोस्तों और जवानों, मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद जवानों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।